Assalamualaikum and welcome. This is Imtiaz Malik. I'm here to discuss with you mock test 6th on science. This test is specially made for finance account assistant, but it's gonna be helpful for those who are preparing for Jammu and Kashmir Police Sub Inspector as well. आज मैं एक इम्पॉर्टेंट बात बताना चाहूँगा, वो ये कि मेरा मकसद हरगिज़ नहीं है कि ये मॉक टेस्ट में कुछ ऐसे डिज़ाइन करूँ, इजी बनाऊँ जिससे आप बहुत खुश हो जाओ, या फिर डिफ़िकल्ट बनाऊँ जिससे आप डिमोटिवेट हो जाओ। बट मेरा एम ये है कि मैं इन मॉक टेस्ट को कुछ ऐसा बनाने की कोशिश करता हूँ जिससे मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन दे सकूँ और वो आपको फिर फाइनल एग्ज़ाम में हेल्प करे। तो चलिए हम इस टेस्ट को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ग्लाइकोलिसिस टेक्स प्लेस इन, ऑप्शन है साइटोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट या फिर न्यूक्लियस। आपको मैं क्विकली बताता हूं कि ग्लाइकोलिसिस किसको बोलते हैं हम। ड्यूरिंग रेस्पिरेशन ग्लूकोज कन्वर्ट हो जाता है इनटू पायरुविक एसिड में, और इसी प्रोसेस को बोलते हैं हम ग्लाइकोलिसिस। और ये ग्लाइकोलिसिस कहाँ पे होता है? ये होता है साइटोप्लाज्म में। और यहाँ पर पूछा ही था कि ग्लाइकोलिसिस कहाँ पर होता है, ये साइटोप्लाज्म में होता है। उसके बाद इस रिएक्शन में क्या होता है, देखो मैं आपको बताता हूँ। एक मॉलिक्यूल होता है ग्लूकोज का, ये दो मॉलिक्यूल बनाता है किसके? पायरुविक एसिड के। इससे हम पायरुविक एसिड को हम पायरुवेट भी कहते हैं। उसके बाद ये होता है कि ये पायरुविक एसिड कन्वर्ट हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड में प्लस वाटर में प्लस 38 ATP। कार्बन डाइऑक्साइड के 6 मॉलिक्यूल्स बनते हैं, वाटर के भी 6 मॉलिक्यूल्स बनते हैं। तो इस प्रोसेस को जब पायरुविक एसिड कन्वर्ट हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी में, इस प्रोसेस को बोलते हैं हम क्रिब्स साइकिल। क्रिब्स साइकिल। और ये क्रिब्स साइकिल्स कहां पर होता है? ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया, और ये होता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ये सब होता है। और यहां से अगर आपको मैं एक इंपॉर्टेंट बात बताऊं, वो ये कि इस रेस्पिरेशन के दौरान एक मॉलिक्यूल किसका? ग्लूकोज का कितनी एनर्जी देता है? ये एनर्जी देता है 38 एनर्जी रिच ATP मॉलिक्यूल्स। ठीक है ना, 38 एनर्जी रिच ATP मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस करता है कौन? एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज का। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट्स ये है 3, और आपको इनमें से फिर बोलना है कि करेक्ट इनमें से कौन सा है। देखिए सबसे पहले क्या बोल रहा है, मेटल्स आर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। तो फ्रेंड्स ये गलत है। मेटल्स क्या होते हैं? मेटल्स आर, ये होते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स। व्हाट इज इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स? मींस ये मेटल्स क्या करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं? लूज कर देते हैं, एमिट कर देते हैं, और खुद क्या हो जाते हैं? इनमें खुद पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, इसलिए इनको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स। इसी का उल्टा होता है नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स होते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। वो क्यों होते हैं? क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन को एब्जॉर्ब करते हैं। जब इलेक्ट्रॉन को वो एब्जॉर्ब करते हैं, गैन करते हैं, तो उनका नेगेटिव चार्ज बढ़ता है, इसलिए नॉन मेटल्स होते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव। और मेटल्स क्या होते हैं? इलेक्ट्रोपॉजिटिव। नेगेटिव नहीं होते, वो पॉजिटिव होते हैं। ये वाला स्टेटमेंट गलत आया। मोस्ट अबंडेंट मेटल इन द अर्थ क्रस्ट इज आयरन, ये भी गलत है। मोस्ट अबंडेंट मेटल इन द अर्थ क्रस्ट इज नॉट आयरन बट इट्स अल्युमिनियम। 7% जो है ना वो अल्युमिनियम होता है, और अल्युमिनियम इज फॉलोड बाय आयरन। ठीक है ना। और क्वेश्चन नंबर, इसका थर्ड स्टेटमेंट क्या है? ऑल द मेटल्स आर सॉलिड एक्सेप्ट मरकरी। यस, ये सही है। सारे के सारे मेटल्स क्या होते हैं? सॉलिड की फॉर्म में होते हैं एक्सेप्ट मरकरी विच इज इन लिक्विड स्टेट। तो यहां पर करेक्ट वाला पूछा था, तो करेक्ट हमारा ओनली 3 है, तो सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, इन द गिवन रिएक्शन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रिड्यूसिंग एजेंट। इनमें से आपको बोलना है रिड्यूसिंग एजेंट कौन सी है। ये एक रिडॉक्स रिएक्शन है। अब अगर यहां पर देखो, ये हाइड्रोजन सल्फेट, ये हाइड्रोजन सल्फेट किस में कन्वर्ट हो रहा है? देखो हाइड्रोजन सल्फेट सिर्फ और सिर्फ क्या रहा? सल्फेट रहा। यहां पर रिमूव हुआ, तो रिमूवल ऑफ क्या हुआ? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के रिमूव होने को बोलते हैं हम ऑक्सीडेशन। क्या बोलते हैं?
हाइड्रोजन के रिमूव होने को बोलते हैं ऑक्सीडेशन। यहाँ पर एक क्लोरीन था और यहाँ पर बन गया हाइड्रोक्लोराइड, और यहाँ पर इन्होंने क्या किया, इसने एब्जॉर्ब किया, मतलब ऐड किया, इसमें एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। जब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होता है तो इसको बोलते हैं हम रिडक्शन। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन का क्या बोलेंगे हम, रिडक्शन बोलेंगे। अब पूछा क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट बोला है। जो भी एलिमेंट, जो भी कंपाउंड हमारा क्या हो जाता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है, वो रिड्यूसिंग एजेंट कहलाता है। यहाँ पर ऑक्सीडाइज कौन हुआ, H2S, मतलब हाइड्रोजन सल्फेट हमारा ऑक्सीडाइज हुआ, और जो ऑक्सीडाइज हुआ है वही रिड्यूसिंग एजेंट भी कहलाता है। तो इसका सही आंसर ए आएगा। यहाँ पर अगर आपको पूछता है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है, वो सब्सटेंस जो खुद रिड्यूस हुआ, जैसे क्लोराइड है हमारे पास, क्लोरीन हमारे पास है, वो क्या हुआ, वो रिड्यूस हुआ है, इसलिए क्लोरीन यहाँ पर हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी कहलाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर रिड्यूसिंग एजेंट था, तो ऑप्शन ए सही आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 4, द रेजिस्टेंस ऑफ अ सुपरकंडक्टर इज, ऑप्शन है इनफाइनाइट, 100 to 1000 ओम, 20 to 200 ओम, या फिर 0। सुपरकंडक्टर क्या होता है, आपको मैंने पहले भी बताया था एक वीडियो में कि जब हम कंडक्टर्स का क्या करते हैं, टेम्परेचर कम करते हैं, उसकी वजह से इनका रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, डाउन हो जाता है, रेजिस्टेंस भी कम हो जाता है। एक ऐसी स्टेज आती है, टेम्परेचर कम करते जा रहे हम लगातार, एक ऐसी स्टेज आई, एक ऐसा टेम्परेचर पर पहुंचे हम जहां पर ये रेजिस्टेंस कितना हो गया, 0 हो गया। जब रेजिस्टेंस 0 हो जाता है तब हम इस कंडक्टर को क्या बोलते हैं, सुपर कंडक्टर, और उस टेम्परेचर को बोलते हैं हम क्रिटिकल टेम्परेचर। ठीक है, तो सुपरकंडक्टर का रेजिस्टेंस कितना होता है, 0 होता है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर आएगा। द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ पेट्रोलियम गैस इज, पेट्रोलियम गैस का मेन कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है, मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, या फिर ब्यूटेन। आपको बताऊं, इसका सही आंसर है ब्यूटेन। ठीक है, पेट्रोलियम गैस का मेन कॉन्स्टिट्यूएंट होता है ब्यूटेन। ब्यूटेन का फार्मूला क्या है, ब्यूटेन का फार्मूला है C4H10, मीथेन का है CH4, ईथेन का क्या है C2H6, प्रोपेन का क्या है C3H8। क्वेश्चन नंबर 6, if the momentum of a body is constant, then velocity is constant, acceleration is constant, force is constant, या all of the above। देखो यहाँ पर कंसेप्ट सीखने की कोशिश करना आप इस क्वेश्चन में, सिर्फ अटेम्प्ट करने की कोशिश ना करें। मोमेंटम अगर कांस्टेंट है, व्हाट इज मोमेंटम, मोमेंटम इज नथिंग बट मास इनटू वेलोसिटी। अगर मोमेंटम कांस्टेंट होगा इसका मतलब उसका मास कांस्टेंट होगा और उसका वेलोसिटी भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। मास तो वैसे ही कांस्टेंट होता है, इसका मतलब उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट होगी। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट होगी तो वेलोसिटी कांस्टेंट होगी, देखो ये तो है, ये सही है, वेलोसिटी कांस्टेंट होगी, ये तो सही है। क्या एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगी, देखो व्हाट इज एक्सेलरेशन, वेलोसिटी का चेंज होना। जब वेलोसिटी चेंज ही नहीं हो रही, वेलोसिटी कांस्टेंट है, कांस्टेंट मतलब चेंज ना होना। जब वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है, तो हमारी एक्सेलरेशन कितनी हो जाएगी, 0। और 0 भी एक कांस्टेंट वाली वैल्यू है ना, मतलब एक्सेलरेशन हमेशा 0 रहेगी, मतलब एक्सेलरेशन भी क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, मतलब ये भी कांस्टेंट रहेगा। क्या फोर्स कांस्टेंट रहेगा, देखो फोर्स हमारा बराबर होता है किसके, मास इनटू एक्सेलरेशन। अब मास तो हमारा कांस्टेंट है और एक्सेलरेशन 0 वो भी कांस्टेंट है, इसका मतलब फोर्स भी क्या रहेगा, कांस्टेंट ही रहेगा। फोर्स भी यहाँ पर कितनी आ जाएगी, 0 हो जाएगी। मास तो कुछ है लेकिन एक्सेलरेशन 0 है, इसलिए ये 0 आएगा, 0 इज आल्सो कांस्टेंट। तो हमारा जब मोमेंटम कांस्टेंट होता है, वेलोसिटी भी कांस्टेंट रहेगा, एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट रहेगा और फोर्स भी कांस्टेंट रहेगा। तो इसका आंसर आएगा डी, ऑल ऑफ द अबव आर कांस्टेंट। Question number 7, which is the most essential nutrient required for a woman during her initial stage of pregnancy for the prevention of birth defects। ठीक है ना, initial stage of pregnancy for the prevention of birth defect, कौन सा चाहिए इसमें न्यूट्रेंट, थायामीन, फोलिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड, या फिर बायोटीन। तो इसका सही आंसर है फोलिक एसिड। फोलिक एसिड कौन सा विटामिन होता है, इसको हम बोलते हैं B9। थायामीन कौन सा होता है, ये होता है सर B1। एस्कॉर्बिक एसिड कौन सा होता है, ये विटामिन सी होता है। और बायोटीन कौन सा होता है, ये होता है B7। ये सारे के सारे कौन से हैं, ये है वाटर सॉल्युबल विटामिन, बी और सी वाटर सॉल्युबल विटामिन कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8,
Which one of the following is not included as pollutant in National Air Quality Index? देखो नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स ये किसका टॉपिक है? ये हमारा पोल्यूशन का टॉपिक से क्वेश्चन बन सकता है। थोड़ी सी इंफॉर्मेशन आपको अगर मैं दूं नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स की, वो ये है कि ये क्या बताता है, हाउ पोल्यूटेड द air currently is and how polluted it is forecast to become। अभी कितना पोल्यूटेड है और आने वाले टाइम में कितना और पोल्यूटेड होने वाला है, ये है नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स। अब इस नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स को लॉन्च किया गया था 2014 में, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। और इसमें कितने पोल्यूटेंट्स आते हैं? 8 पोल्यूटेंट्स। इट इंक्लूड्स 8 पोल्यूटेंट्स। वो 8 के 8 हमें रटे हुए होने चाहिए। वो कौन कौन से हैं बताता हूं आपको। वो 8 पोल्यूटेंट्स है PM पार्टिकुलेट मैटर 10, PM 2.5, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ओजोन और अमोनिया, लेड। कितने 8 हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8। ये हैं वो 8 पोल्यूटेंट्स जो इंक्लूड किए जाते हैं नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स में। तो इसमें से ओजोन भी है, अमोनिया भी है, लेड भी है, तो मरकरी नहीं आता। इसका सही आंसर आएगा डी। क्वेश्चन नंबर 9, ब्लैक फुट डिजीज इज काज्ड बाय। इनमें से ब्लैक फुट किससे होती है? जितने भी ये एलिमेंट्स है ये काज करते हैं कोई ना कोई डिजीज। मरकरी से कौन सी डिजीज होती है? मीना मार्टा। कैडमियम से कौन सी होती है? इटाई। आर्सेनिक से कौन सी होती है? ब्लैक फुट। और नाइट्रेट से कौन सी होती है? ब्लू बेबी सिंड्रोम। यहां पर कौन सा पूछा? ब्लैक फुट किससे होता है? तो किससे होता है? आर्सेनिक से होता है। क्वेश्चन नंबर 10, 1 डोब्सन यूनिट इज इक्वल टू। ये डोब्सन यूनिट क्या होता है? ये इट इज यूज्ड टू मेजर द थिकनेस ऑफ ओजोन। ओजोन का यूनिट है डोब्सन। अब एक डोब्सन किसके बराबर होता है? 10 mm, 0.1 mm, 0.01 mm या फिर 0.001 mm। तो मैं आपको बताऊं कि 1 डोब्सन यूनिट इज इक्वल टू 0.01 mm। इट मींस 100 डोब्सन यूनिट इज इक्वल टू 1 mm। ओजोन की अगर मैं बात बताऊं आपको, तो कि जो एक डेफिनेट साइज होना चाहिए, जो एक अच्छा साइज माना जाता है ओजोन का, वो होता है अराउंड 300 डोब्सन यूनिट, मींस 3 mm। जब इसका साइज, जब इसकी थिकनेस लेस देन हो जाता है 200 डोब्सन यूनिट के, मींस 2 mm से छोटा हो जाता है, तब हम बोलते हैं क्या हो गया? ओजोन होल। ओजोन डे कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को मनाया जाता है। तो ये रहे 10 क्वेश्चन जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए। एट द एंड में कहना चाहूंगा, अगर आप नए हो और मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाओ। और साथ ही साथ अगर आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप के साथ जुड़ना चाहते हो तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।